और सोचने वाली बात है कि जब बरसात के मौसम में ये है तो फिर जब सूखा रहता होगा तो यहाँ पर कितना साफ रहता होगा। स्नान करते हुए मुझे अचानक ये महसूस हुआ कि इस नदी का जो बहाव है वो थोड़ा सा अलग है। वहीं पर खा रहे हैं, वहीं पर थूक रहे हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की लंबी लाइन है। अब देखते हैं कि नंबर कितने बजे आता है। ओमकारेश्वर के मैनेजमेंट की ट्रस्ट की ये जो लापरवाही है ये देखिए आप। और इस भगदड़ के बीच में यहाँ एक श्रद्धालु बेहोश हो गया है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। हम हमारी यात्रा में ओमकारेश्वर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन क्योंकि उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं थी तो हमें इंदौर आना पड़ा। लेकिन यहाँ की साफ सफाई देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस व्लॉग की शुरुआत यहीं से करनी चाहिए और आपको भी दिखाना चाहिए कि ये जो शहर है ये किस तरह पूरे देश के लिए स्वच्छता की मिसाल है। अभी मैं शहर के काफ़ी बिजी चौक पर हूँ और आप देखिए रोड का क्या हाल है। आपको बहुत ज़्यादा गंदगी नज़र नहीं आ रही होगी। यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत कीचड़ है भी तो भी वो इतना साफ। ये देखिए फुटपाथ से लेकर रोड तक, और यहाँ पर एक पानी पतीसे का स्टॉल है कि इस तरफ भी कहीं चाय के आउटलेट्स हैं, कहीं कोई पान का मार्केट है। लेकिन लोग कितनी सफाई से यहाँ पर पेश आते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़मीन पर नहीं गिरी हुई हैं। आमतौर पर किसी फ्रूट वेंडर के पास कितनी गंदगी होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। और सोचने वाली बात है कि जब बरसात के मौसम में ये है तो फिर जब सूखा रहता होगा तो यहाँ पर कितना साफ रहता होगा। कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे फुटपाथ बने हुए हैं या कहीं पर भी कीचड़ नहीं है, लेकिन आपको ना कीचड़ के ऊपर भी देखिए कुछ तैरता नहीं मिलेगा। वाटर लॉगिंग की समस्या तो वैसे भी भारत में कई जगह है, लेकिन और ये थोड़ा बहुत जहाँ कहीं है भी तो अभी कोई ना कोई आकर इसको ले जाएगा। ये इंदौर का रेलवे स्टेशन है और इसके बाहर भी देखिए कितनी सफाई है, और जितनी सफाई इसके बाहर है इतनी ही सफाई इसके अंदर भी देखने को मिली थी जब हमने फ्लाईओवर से नीचे देखा था रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स की तरफ। तो मैं तो शहर की सफाई देख रहा था। बाहर एक ये जो फूड आउटलेट है इसके बाहर मुझे खाना खाने का ऑफ़र किया और मैं आ भी गया, और खाना तो बहुत टेस्टी था। लेकिन साथ में आंटी हैं जो कि यहाँ पे इस फूड आउटलेट को चलाती हैं। आंटी से पूछते हैं कि यहाँ पर सब कुछ इतना साफ़ कैसे है। क्योंकि यहाँ पर नगर निगम की तरफ से मतलब ये कानून लागू हुआ है कि रोड पे यहाँ पर बिल्कुल कचरा नहीं होना चाहिए, और नगर निगम ने तो लागू करा है। उसके पर्दे यहाँ पे जो भी आते हैं, जैसे हम हैं कि और भी कोई बाहर से आता है, उसको भी हम बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कचरा मत करो। बिल्कुल एक दुकान के सामने आपको सेल्फ वॉलंटियरिंग यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं और उसी की बदौलत उन्होंने अपना शहर खुद साफ रखा है। और इसके अलावा आप प्लास्टिक को लेकर भी कुछ बता रहे थे ना, वो भी यहाँ पर बैन है। प्लास्टिक की पॉलीथीन पे यहाँ पे 500 रुपये का चालान है नगर निगम की तरफ से। यहाँ पे कपड़े की थैली यूज करते हैं हम लोग, प्लास्टिक की थैली यूज नहीं करते। देखिए कितनी अच्छी बात है, अपने शहर को लोग अपने आप साफ रख रहे हैं। पूरे भारत के लिए इंदौर वाकई में एक मिसाल है, और आप जो भी इंदौर आए हैं या जो भी आने वाले हैं वो इस चीज़ से ज़रूर सीखें। चलिए जी, सफ़र में आगे बढ़ते हुए मैं इस वक्त इंदौर के बस टर्मिनल में आ गया हूँ, और यहाँ पर भी ना मेरा ध्यान जो है यहाँ की सफाई से बिल्कुल नहीं भटक रहा है। आप देखिए, मैं तो इसे हल्द्वानी के बस स्टेशन से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वैसी सफाई मैंने कभी किसी भी बस टर्मिनल पे नहीं देखी है। आप देखिए, एक खूबसूरत नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी हम सीधा जाएंगे नागर घाट, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है। वहां पर जाकर स्नान करेंगे। कल रात असल में इंदौर से जब हम ओमकारेश्वर आ रहे थे तो रास्ता बिल्कुल ही ख़राब था। बहुत ही ज़्यादा कीचड़ थी और ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, और उस वजह से हमें रात में यहाँ पहुँचते हुए लेट हो गई। और कम होने को ये जगह जो है ये कोई इतनी मॉडर्न जगह नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। इस वजह से यहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा अच्छे होटल्स भी नहीं हैं, और जो थे वो भर चुके थे। तो बड़ी मुश्किल से रात में एक धर्मशाला मिली, वहाँ पर रात गुजारी है। अब तैयारी हो गई है सीधा नर्मदा घाट पर जाकर स्नान करने की।
तो अभी ना नर्मदा में स्नान करते हुए मुझे अचानक ये महसूस हुआ कि इस नदी का जो बहाव है वो थोड़ा सा अलग है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, कुछ इंट्यूशन थी, फिर पता चला कि ये नदी तो ईस्ट टू वेस्ट बहती है। बाकी दूसरी नदियाँ आप देखें तो वो वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं, लेकिन ये ईस्ट टू वेस्ट, इसका बहाव एक्चुअली ऑपोजिट है। और मुझे लगता था कि ना यूपी से आगे कहीं पहाड़ नहीं होते होंगे और मध्य प्रदेश बिल्कुल प्लेन होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो पहाड़ हैं ये ही वो विंध्याचल रेंज है और इस पर है सामने ज्योतिर्लिंग। वो देखिए पीछे जो दिख रहा है वो ही ज्योतिर्लिंग है। हम घाट के इस तरफ हैं, हमें दूसरी तरफ जाना होगा। और यहाँ नदी में ना इतनी सारी मोटर बोट्स भी हैं, आप देखिए। लेकिन एक चीज़ ना मुझे इस जगह पर बहुत बुरी लगी है और सच में बहुत बुरी लगी है, और वो चीज़ क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। कल हमने जब इस व्लॉग की शुरुआत की थी तो हम सफाई की बातें कर रहे थे, और यहाँ देखिए ये स्नान का घाट है, नागर घाट इतना फेमस घाट है और ओमकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है। आप देखिए यहाँ पर कितनी गंदगी है, कितनी ज़्यादा गंदगी है। पता नहीं क्यों ही यहाँ पर इतनी गंदगी है। एक्चुअली यहाँ पे मुझे लोग भी बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंट लग रहे हैं, वहीं पर खा रहे हैं, वहीं पर थूक रहे हैं। होता क्या है ना कि जब यहाँ का नेटिव इंसान ही ऐसा होगा तो बाहर वाला तो वो लेवरेज ले ही लेता है फिर गंदगी की। तो दिन के करीब 12 बजे का समय हो रहा है और अभी हम इस लाइन पर लग गए हैं जो कि दर्शनों के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं ने लगाई हुई है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की लंबी लाइन है। आप देखते हैं कि नंबर कितने बजे आता है। और दर्शन के लिए लाइन में इंतज़ार करते हुए हमें ओमकारेश्वर महादेव की सवारी के दर्शन हो गए, जो कि अपने आप में एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यहाँ देखिए एक सावन का महीना, उसके ऊपर सोमवार। ओमकारेश्वर के मैनेजमेंट की ट्रस्ट की ये जो लापरवाही है ये देखिए आप। यहाँ किस तरह भगदड़ का माहौल है। और इससे पहले हम देख चुके हैं 2022 में माता वैष्णो देवी में भी कुछ इसी तरह की भगदड़ थी। और ये देखिए यहाँ पर बुजुर्ग भी है, पीछे मेरे एक लेडी जिसकी तबीयत खराब थी। यहाँ पर कहीं से कहीं तक प्रशासन नहीं दिखाई दे रहा है। ये है व्यवस्था के हाल। ये देखिए यहाँ लाइन तोड़ के ऐसे आप देखिए इतना ये नीचा है, यहाँ से कोई गिर गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा। और इस भगदड़ के बीच में यहाँ एक श्रद्धालु बेहोश हो गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इस मंदिर की कार्यशैली और पत्थरों में उकेरी हुई आकृतियां हमें अजंता और एलोरा के गुफाओं की याद दिलाती हैं। दोपहर 12 बजे के आसपास हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकले थे और अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं और इस समय हमें ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए हैं। ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो भले ही बहुत अच्छी तरह हुए, लेकिन मैनेजमेंट की हालत मैंने आपको अंदर दिखाई थी। देखिए कितनी अलार्मिंग थी। पिछले कुछ वक्त पहले हाथरस से एक ऐसी खबर सामने आई थी। उससे पहले माता वैष्णो देवी में 2022 में नए साल के दिन जो घमासान, जो इतना भयंकर हादसा हुआ था, उसके बावजूद भी यहाँ के प्रशासन ने उससे कुछ भी नहीं सीखा है। और इसके बाद समय था ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के ही आत्मलिंग ममलेश्वर महादेव के दर्शन का, जिनके दर्शन के बिना ओमकारेश्वर की यात्रा सफल नहीं होती। ममलेश्वर महादेव ओमकारेश्वर के ही आत्मलिंग हैं, जो कि नदी के दूसरी तरफ स्थित हैं। शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और हमें ममलेश्वर महादेव के भी सफलतापूर्वक दर्शन हो गए हैं। यहाँ का महत्व ये है कि पहले से जब कभी उस तरफ कनेक्टिविटी नहीं होती थी नदी के दूसरी तरफ और हम ओमकारेश्वर के दर्शन नहीं कर पाते थे, वहाँ पूजा अर्चना नहीं हो पाती थी, तो ममलेश्वर महादेव की ही दर्शन और यहीं की पूजा अर्चना की जाती थी। ममलेश्वर महादेव ओमकारेश्वर का ही आत्मलिंग है।
तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और ममलेश्वर महादेव के दर्शन सफलतापूर्वक हो गए हैं और अब समय हो चला है घर की तरफ बढ़ने का। तो इस यात्रा में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मनीष पांडे मिलता हूँ आपको एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।